हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अकाउंट्स अवेलेबल है पर। तो आज बेसिकली क्लास 12 एज वेल एज सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के एमसीक्यू करते हैं, देखते हैं। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आई बटन पे क्लिक करके सेम यही क्वेश्चन आप अगर शॉर्ट्स फॉर्मेट में कवर करना चाहते हैं शौक से कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं एक ही हुक बनाने के साथ साथ वो एक ही ट्रेल में क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए वही सेम क्वेश्चन आपके लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट के अंदर यहां लेके प्रस्तुत हुआ हूं मैं। तो आओ जरा प्रेम से बोले राधे राधे, करते हैं जी क्वेश्चन की शुरुआत। तो एक एक करके जी सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, सारे के सारे बेहतरीन बेहतरीन से हमारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन की जो खासियत है, जो मेन बात है वो यही कि इनके अंदर आपके कंसेप्ट चाहिए होते हैं और ये आमतौर पर जाल फेंकते हैं, धोखा देते हैं आपको। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आपको महसूस होता है कि आपका आंसर आ चुका है और वो ऑप्शन में भी दिखता है, आप टिक लगा देते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखने में आसान, सोचने में आसान, महसूस करने में आसान, लेकिन उसके अंदर टेक्निकलिटीज डाली जा सकती हैं, आपके ऊपर जाल फेंका जा सकता है। इसलिए उनकी गहन अध्ययन, अच्छे तरीके से पढ़ाई, सभी टेक्निकल चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाना एमसीक्यू क्वेश्चन में काफी ज्यादा जरूरी। तो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। परफेक्शन के साथ एक एक एमसीक्यू आपका सही होना चाहिए और वो होगा जरूर। तो जानने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। आओ जरा करते हैं जी बातों की शुरुआत। तो देखिए एंथनी नाम का एक पार्टनर है जिसको की गारंटी दी गई है कि हे एंथनी, किसी भी हालात में आपका जो प्रॉफिट का शेयर रहेगा वो 60,000 पर एनम से कम नहीं होगा। और अगर 60,000 पर एनम से कम हुआ तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई, कोई भी कमी आई, तो जो बाकी के पार्टनर है अमर अकबर, बताओ अमर अकबर एंथनी अभी से गाना चला दें यहां पर, तो है अमर अकबर एंथनी। तो खैर अमर अकबर एंथनी में से अमर और अकबर ने गारंटी दी है एंथनी को कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको हर हाल में 60,000 रुपीज जरूर मिलेंगे। अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में जरूर मिलेंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो करंट ईयर में तो सर जी लॉस हो रहा है। तो ये क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि बताओ ऐसे में अमर के कैपिटल अकाउंट को आप कितने से डेबिट करेंगे, अमर के कैपिटल अकाउंट को आप कितने से डेबिट करेंगे। तो जरा आराम से देखिए, करंट ईयर के अंदर आपको क्या हुआ है जी? लॉस हुआ है। क्या आप लॉस गारंटी वाले पार्टनर को दोगे? तो नहीं, गारंटी वाले पार्टनर को क्यों दोगे? उसको तो आपने गारंटी दी है कि 60,000 का प्रॉफिट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो इनिशियली सबसे पहले ये जो लॉस बियर करेंगे, ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली यही पार्टनर बियर कर लेंगे। यानी जो लॉस है वो है 1,80,000 रुपए का, इन्हीं दोनों पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, अमर को और अकबर को। और लॉस जो की है वो कितनी अमाउंट का है? वो है हमारा मेरे बाबू 1,80,000 रुपए का। तो जो लॉस है वो इन्हीं दोनों को बियर करना पड़ेगा। एंथनी इसमें अपनी नाक नहीं अड़ाएगा और वो चाहेगा भी नहीं, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट चाहिए। तो अमर के हिस्से में कितना आएगा जी? 90,000 रुपए। और अकबर के हिस्से में कितना आएगा? तो 90,000 रुपए। साथ ही साथ वो जो एंथनी को प्रॉफिट देना है हमें 60,000, जबकि फॉर्म में तो प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो ये प्रॉफिट भी उसे कहां से मिलने वाला है? तो यही पार्टनर लोग चौधरी बन रहे थे, दी थी गारंटी, तो इन्हीं पार्टनर को देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो 60,000 रुपीज है ये भी आधा आधा, 30,000 ये देगा और 30,000 ये देगा। तो इन शॉर्ट इन दोनों को ही बियर करने पड़ेगा। टोटलिटी में कितना? 1,20,000 रुपए। तो फिलहाल के लिए अमर के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट किया जाएगा मेरे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू? 1,20,000 रुपए। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन, जिसको कि देख के अक्सर डर सा लगता है, अंदर जनजनहार सी आ जाती है जैसी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है। आसान भी क्यों ना हो, पहले सोच के बैठ जाते हो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, इन्हीं से तो डर लगता है। तो डरने का नहीं है हम साथ, तो आओ जरा साथ में मिलकर करते हैं पढ़ाई। तो देखते हैं जी। तो असर्शन के अंदर बोला गया है कि पार्टनर करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं कंसेप्चुअली आप लोगों को एक बेसिक सी बात समझाऊं, एक बेसिक सी बात बताऊं कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के आपके दो मेथड होते हैं। कैपिटल को मेंटेन करने के आपके दो मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, जहां आपका टारगेट होता है कि भाई आप अपनी कैपिटल को फिक्स रखेंगे, बदलेंगे नहीं। और एक दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां आप कहते हैं कि इट्स ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अगर फ्लक्चुएट हो भी जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है, यहां पर तो हमें कैपिटल को फिक्स रखना होता है। तो कैपिटल को फिक्स रखने के लिए जो भी हमारी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, अब चाहे वो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, रिजर्व की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट, फलाना ढिंकाना, जो भी हमारा कूड़ा कबाड़ है, वो सब कुछ एक डिफरेंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर लिखा जाता है।
तो जब कहीं भी फिक्स कैपिटल मेथड हम फॉलो करते हैं, जब हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट, हमारा पर्पस क्या है मेरे बाबू, बताओ, मेरी कैपिटल को फिक्स रखना, तो कैपिटल के अंदर मैं कुछ नहीं करता, बल्कि जितनी भी मेरे नेसेसरी एडजस्टमेंट है, आईओसी, आईओडी, पार्टनर सैलरी या रिवैल्यूएशन या गुडविल या रिजर्व, तो सब के सब करंट अकाउंट में चला जाता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, जहां कैपिटल कैन फ्रीली फ्लक्चुएट, कैपिटल कैन फ्रीली मूव, वो अप एंड डाउन हो सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो वहां पर तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही ओपन किए जाते हैं। तो देखिए ये कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि करंट अकाउंट तब ओपन होते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। तो बताओ क्या सही बात है, तो जवाब है ना भाई, कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तब करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो असर्शन तो यही गलत हो जाता है हमारा। आगे चलकर रीजन के अंदर लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल सभी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो अदर देन कैपिटल होता है, और वो जो कि है कहां किया जाता है, करंट अकाउंट में की जाती है सारी आपकी ट्रांजैक्शन अदर देन अ फिक्स कैपिटल। तो हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि हाँ भाई, जो भी एडजस्टमेंट होती है वो सारी करंट अकाउंट में जाती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाती हैं। तो रीजन कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो असर्शन आपका फॉल्स है, डी पार्ट आपका आंसर रहने वाला है, जहां रीजन सही है, असर्शन तो गलत है। तो डरने का नहीं, असर्शन रीजन से बने रहिएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जहां क्या कह रहे हैं, फोर फीचर, फिर से आगे झंझनाहट है। तो फोर फीचर ऑफ शेयर सुनते के साथ भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्या होगा, अब तो फोर फीचर ऑफ शेयर आ गया। तो फोर फीचर ऑफ शेयर से भी डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्या होता है सर जी फोर फीचर ऑफ शेयर? तो फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। जब एक शेयर होल्डर लगातार डिफॉल्ट कंटिन्यू रखता है, बार बार कॉल्स पे डिफॉल्ट करता है, पैसा कंपनी को नहीं देता है, तो दंड स्वरूप पेनल्टी की फॉर्म में उसे उसके शेयर छीन लिए जाते हैं। तो उससे उसके शेयर छीन लीजिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इससे हमारी जो कैपिटल, शेयर कैपिटल है, वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन कौन सी? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड या कॉल्ड अप। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि बैलेंस शीट के अंदर जब हम शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाते तो हैं, लेकिन सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए वो हमारी कोई भी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होती। इश्यूड शेयर कैपिटल दिखाते तो हैं, बट वो हमारी कोई भी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होती। इवन कॉल्ड अप, जितना पैसा मांगा वो भी इतना मैटर नहीं करता, कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितना पेड अप किया, तो वो मैटर करता है। यही आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा माना जाता है। तो ये जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, यही आपकी रिड्यूस हो जाती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। पॉइंट नंबर सी आंसर। आगे बोलो प्रेम से राधे राधे। तो क्वेश्चन नंबर 4, चांद सितारे फुल है, चांद सितारे नहीं, मून लिमिटेड। मून लिमिटेड कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, डिबेंचर इशू किए हैं सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट पर। अब कितने रेट ऑफ डिस्काउंट पे नहीं पता, नहीं बताया, यही तो निकालना है क्वेश्चन में। आखिरी में अगर आप पढ़ो तो एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट, एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिबेंचर्स वर रीइश्यूड। तो बेसिकली किस रेट पर वो डिबेंचर इशू किए गए थे वही तो निकालना है, बट डिस्काउंट पे तो इशू किए गए थे, जो नेचर वाइज हमारा नुकसान होता है। तो डिबेंचर पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं। डिस्काउंट पे इशू करना हमारा नुकसान की बात होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, जो कि एक लॉस है। आगे चलकर रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। रिडम्पशन प्रीमियम पे होने का क्या मतलब है? क्या ये कोई फायदा है? नहीं नहीं मेरे बाबू, रिडम्पशन प्रीमियम पे होने का मतलब है जब भी आप रिडीम करोगे, जब भी आप पैसा लौटाओगे, तो आप जरूरत से ज्यादा पैसा लौटाओगे। ये भी आपके लिए एक लॉस ही है। यहां इस लॉस का तो अमाउंट दिया हुआ है 20%, ऐसे करके बोल रहे हैं। आपके पास में कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी बैलेंस है, जो कि आपके लिए एक प्रॉफिट है। और वो बैलेंस कितना दिया हुआ है? एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वो है आपका 12 लाख रुपए, जिसमें से आपने थोड़ा बहुत ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर किया है, इस्तेमाल किया है, राइट ऑफ किया है। और बैलेंस, बाकी बचा हुआ बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम का है 2 लाख रुपए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑब्वियसली लगभग एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में है, क्योंकि कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग अगर पूरी क्लियर होगी तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है। और अगर वो पूरी क्लियर नहीं है, अधपकी है, कच्ची पक्की है, तो आओ पूरा करें। आओ जरा देखें। तो देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक तो इन्होंने शुरुआती बैलेंस दिया हुआ है। शुरुआती बैलेंस बताओ कितना दिया हुआ है जी? है कितना दिया हुआ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का शुरुआती बैलेंस दिया हुआ है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। और बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम का आखिरी बैलेंस कितना दिया हुआ है? एंड बैलेंस कितना दिया हुआ है? बताओ कितना दिया हुआ है एंड बैलेंस? तो 12 के बाद में एंड बैलेंस दिया हुआ है, सब कुछ राइट ऑफ होने के बाद में 2 लाख रुपए। तो यहां से सबसे पहले तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल हुआ है लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। भाई 12 से बैलेंस 2 हो रहा है, तो 10 लाख रुपए का ऐसा बैलेंस था जो मेरा लॉस को सेट ऑफ करने में यूज हो गया होगा।
तो सबसे पहले आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करके आपने पता लगाया कि भाई ये कितना बैलेंस जो है वो यूज हुआ होगा लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। अब जो क्वेश्चन के अंदर लॉस है वो भी दो तरीके के हैं। एक तो है आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जिसके बारे में सर्टेन रेट वो बोल रहे थे, वो रेट ही तो हमें पता करना है। और दूसरा है जो रिडम्पशन एट ए प्रीमियम है, जिसको कि हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर नाम से पुकार देते हैं। तो एक वो लॉस है जिस लॉस की परसेंटेज तो इन्होंने दी हुई है, कितनी है जी, है कितनी है, 20% है सर जी। 20%, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन के अंदर 20% बताया गया था रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो ये लॉस है। तो 40,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो फेस वैल्यू कितनी बनेगी, तो बनेगी 40 लाख रुपए। तो 40 लाख का 20%, 40 लाख का 20% जो कि हो जाएगा आपका 2 लाख। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रिडम्पशन एट ए प्रीमियम वाला नुकसान है ये तो है मेरा 8 लाख। जरा आराम से भाई, अगर 10 लाख इस्तेमाल हुआ है लॉस को सेट ऑफ करने में और उसमें से ये वाला नुकसान है 8 लाख, तो बताओ बाकी का नुकसान कितना होगा। तो बाकी का नुकसान होगा भाई 10 में से 8 यहां इस्तेमाल हुआ है, तो यहां हुआ होगा 2 लाख रुपए। भाई टोटल यूज कितना हुआ है, टोटल 10 लाख यूज हुआ है, तो वो कहां यूज हुआ है, 8 लाख यहां यूज हुआ है, तो 2 लाख यहां यूज हुआ है। अब ये जो हमने डिस्काउंट निकाला ये तो निकाली है इसकी अमाउंट, ये तो निकाली है इसकी अमाउंट। अब ये रेट कैलकुलेट करने के लिए जो हमें डिस्काउंट का रेट कैलकुलेट करना था, रेट ही तो कैलकुलेट करना था, रेट ही तो मिसिंग था। तो डिस्काउंट की अमाउंट जो हमने निकाली है 2 लाख रुपए, इसको का रेट निकालने के लिए, रेट का मतलब क्या होता है, पर डिबेंचर की वैल्यू निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर जो कि हैं आपके 40,000 तो बहुत से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आएगा 5। तो 5% का हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, तो ऐसे करके निकाल दिया हमने। और 5% इसलिए कंक्लूड किया है क्योंकि 5 रुपए निकला है, लेकिन 100 का 5% ही 5 रुपए होगा, तो दैट्स वाई हमने 5% बोल दिया है। तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। प्रेम से बोलो फिर से राधे राधे, राधे राधे बोलते रहना चाहिए, ठीक है जी। शक्ति बनी रहती है, स्टेमिना बना रहता है, पढ़ाई में मन लगता है, इधर उधर भटकता नहीं है। ये जो फोन में नोटिफिकेशंस आ जाती है ना तुम लोगों की, भटकता नहीं है, राधे राधे हमें सही दिशाओं में लेके जाते रहेंगे हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वासु ओल्ड पार्टनर परेश और प्रभव। तो बेसिकली परेश और प्रभव दो पुराने पार्टनर है। वासु को वो एडमिट कर रहे हैं और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया डेटर हैं आपके 6,20,000 रुपए के। उस मोमेंट पर आपके पास कुछ प्रोविजन का बैलेंस भी है, कुछ 20,000 रुपए का, और कह रहे हैं कि एसेट्स को रिवैल्यू किया गया और आगे चल के पता लगा हमें क्या फाउंड हुआ कि जो डेटर्स हैं 15,000 के वो तो हो गए बैड। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि ओरिजिनल डेटर वर 6,20,000, आपके पास एग्जिस्टिंगली प्रोविजन भी है 20,000 का। और ये प्रोविजन किस लिए बनाया था हमने, क्या दिन देखने के लिए बनाया था ये प्रोविजन, कि जिस दिन बैड डेट होगा उस दिन बैड डेट को सेट ऑफ करने में ये प्रोविजन काम आएगा। और आ गया वो दिन, 15,000 के बैड डेट हो गए, जो निश्चित तौर पर यहां से मैं सेट ऑफ जरूर करूंगा। तो बोल रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में क्या जर्नल एंट्री करनी चाहिए। तो मेरे बाबू बहुत आसान सी बात है कि भाई आपका 15,000 का नुकसान हुआ है और 20,000 का ऑलरेडी आपके पास में प्रोविजन है। क्या सफिशिएंट प्रोविजन है? हाँ जी सफिशिएंट प्रोविजन है। तो क्या आपको रिवैल्यूएशन है, माई बाप के पास जाओगे आप, रिवैल्यूएशन के पास जाओगे आप? तो जवाब है ना। रिवैल्यूएशन के पास कब जाते हैं हम? रिवैल्यूएशन के पास है पापा के पास कब जाते हैं हम? जब पैसे की कमी पड़ी हो, जब पैसे की कमी पड़ी हो, अगर प्रोविजन सफिशिएंट ना हो, जब इनसफिशिएंट हो, तब जाते हैं हम रिवैल्यूएशन के पास। यहां पर तो हमारे पास में सफिशिएंट प्रोविजन मौजूद है, पूरे 20,000 रुपए का नुकसान तो सिर्फ 15,000 का ही तो हुआ है। तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? सबसे पहले बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे हम, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, जितना लॉस हुआ है 15,000 और फिर बाद में सेट ऑफ कर देंगे। अब बैड डेट जो कि एक लॉस है, लॉस को रिकॉर्ड करते वक्त डेबिट किया जाता है, लॉस को सेट ऑफ करते वक्त क्रेडिट किया जाता है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर और बाद में इसे प्रोविजन से सेट ऑफ करेंगे तो 15,000। कोई भी रिवैल्यूएशन का नाम हमें लेना ही नहीं है। रिवैल्यूएशन का नाम तो हम कब लेते हैं? जब इनसफिशिएंसी हो, जब प्रोविजन सफिशिएंट ना हो, जब लॉस यानी बैड डेट की अमाउंट प्रोविजन को भी एक्सीड कर दे, तो तब लेते हैं। तो ए पार्टी अपना आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं जी? राम और श्याम दो पार्टनर हैं, रेशो आपका 3:2 दिया हुआ है। साथ ही साथ बैलेंस शीट दिखा रही है कि आज के वक्त में आपकी बैलेंस शीट के अंदर 1,60,000 रुपए की बिल्डिंग है। और देखिए कहा था मैंने यही सेम एमसीक्यू शॉर्ट्स फॉर्मेट के अंदर भी दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं। बस अंतर यह है शॉर्ट्स में थोड़ी लिमिटेशन होती है वक्त की, तो मैंने कम वक्त के अंदर बातों को काफी कंसाइजली बोला है। तो अगर भाई आप एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपके कंसेप्ट थोड़े कच्चे पक्के से हैं,
आप चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट आपके लिए बेटर है। अगर आप चीजों को क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं या सेकेंडरी तौर पर बाद में रिवाइज करना चाहते हैं तो यही सेम एमसीक्यू शॉर्ट्स फॉर्मेट में है। तो सेकंड टाइम अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली आप शॉर्ट्स प्ले कर सकते हैं। बेकार की रील मत देखा करो, ये शॉर्ट्स देख लिया करो, अकॉर्डिंगली आपका अकाउंट्स बेहतर होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप सेम चीज को बार बार बारंबार अपने दिमाग से गुजारते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो सेम कंटेंट, ग्रेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बातों के साथ लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में, सेम कंटेंट कम बातों के साथ, कंसाइज बातों के साथ शॉर्ट्स फॉर्मेट के अंदर जरूर देखें। सभी कुछ क्योंकि अवेलेबल है। तो आओ जरा बात करते हैं जी। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, बिल्डिंग हमारी 1,60,000 रुपए की एग्जिस्ट कर रही है। उन्होंने एडमिट किया है, किसे एडमिट किया है, किसे एडमिट किया है, तो मोहन को एडमिट किया है एक नए पार्टनर के तौर पर 1/4 शेयर के लिए। और क्वेश्चन में बताया गया कि जो बिल्डिंग है ना ये अंडर वैल्यूड है, ये बिल्डिंग जो की है वो अंडर वैल्यूड है। तो ऐसी सिचुएशन में कह रहे हैं कि बताओ ऐसे में शेयर ऑफ लॉस ऑन गेन ऑन रिवॉल्यूशन श्याम का कितना होगा, और करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की फाइनल बैलेंस शीट के अंदर आप बिल्डिंग की क्या वैल्यू दिखाने वाले हैं। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, कोई दो राय नहीं है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। बहुत से बच्चे इसमें सोचते हैं कि भाई बिल्डिंग अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम कर दी तो नुकसान की बात है। ऐसा नहीं सोचना, आपको ऐसा नहीं सोचना मेरे बाबू। कैसे सोचना है आपको कि भाई एक चीज होती है आपकी करेक्ट वैल्यूएशन, एक चीज होती है आपकी करेक्ट वैल्यूएशन, सही वैल्यूएशन। जो आपकी करेक्ट वैल्यूएशन होती है वो होती है इक्विवेलेंट टू 100%। क्या आपकी बिल्डिंग जो की है वो करेक्टली वैल्यूड है, तो जवाब है ना, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है यानी बिलो द करेक्ट वैल्यूएशन है। कितना अंडर वैल्यूड है, लिखा हुआ है बाय 20%। तो 20% से अंडर वैल्यूड है यानी आज के वक्त में जो आपकी बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है वो 20% कम, यानी करेक्ट वैल्यूएशन से 20% कम, यानी जस्ट 80% पर एग्जिस्ट कर रही होगी। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, क्या बिल्डिंग की वैल्यू को और गिरा देना है, कहां पहुंचाओगे, और आगे तो ये बोर्ड भी नहीं है। तो कुल मिला के बिल्डिंग की वैल्यू जो ऑलरेडी कम है, आपका काम है बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना, आपका काम है बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो सबसे पहली जो मेन बात है कि बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है हमें, इंक्रीज करना है हमें, और एसेट की वैल्यू को बढ़ाना हमारे फायदे की बातें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है हम लोगों को। तो पहली तो बात ये हो गई कि भाई रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्रॉफिट की बात है और ये क्रेडिट की जाएगी रिवैल्यूएशन के अंदर, ठीक है जी, ये बातें हो गई। अगली बात, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ठीक है हो गया, आ गया समझ में, तो 1,60,000 कितना मुझे बढ़ाना है ये कैलकुलेट करने के लिए 1,60,000 रुपए के ऊपर मैं 20% लगा दूंगा और 20/100 कर दूंगा। जो ऐसे सोचते हैं हो जाती है बात गलत। तो 20/100 नहीं करना है। जो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के केस होते हैं इन सिचुएशन में कैसे सोचते हैं हम, तो बेसिकली क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग सिर्फ 80% के बराबर है, वो 100% पे है ही नहीं भाई, वो तो अंडर वैल्यूड है ना, तो वो 80% पे है। ये जो हमारी बिल्डिंग है 1,60,000 रुपए की, ये 80% के इक्विवेलेंट है। तो दैट्स वाई यहां पर भी आपका 20/80 आएगा, 80 आएगा। कहीं भी 10% अंडर वैल्यूड हो तो वो कितने के बराबर होगी, 90 के बराबर। तो 10/90 करना है। 20% अंडर वैल्यूड है तो 20/80 करना है। अगर 25% से अंडर वैल्यू होगी, 100 से 25 नीचे कितना आया, 75, तो 25/75 आएगा। अगर 30% से अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, तो नीचे 100 के नीचे 30, 70, तो 30/70 आएगा। तो कुल मिला के अंडर वैल्यूड की सिचुएशन में कुछ इस तरीके से सोचते हैं और इस तरीके से जवाब निकालते हैं। तो क्या आएगा जी हमारा यहां पर आंसर, 40,000। यानी इस बात का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो की है वो 40,000 से कम है और आपको वैल्यू बढ़ानी है, आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो आपको वैल्यू बढ़ानी है, आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो आप ये 1,60,000 की वैल्यू 40,000 से इंक्रीज करोगे तो बताओ कितनी वैल्यू बन जाएगी, 2 लाख रुपए बन जाएगी। और आपका फायदा है नुकसान तो मैंने कह दिया था कि रिवैल्यूएशन के अंदर ये गेन की कैटेगरी के अंदर आने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो भैया आपको शेयर ऑफ लॉस या गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम पता करना है, श्याम पता करना है। तो ठीक है जी, श्याम का शेयर कितना है, 2/5। तो ये जो जितना भी हमारा रिवैल्यूएशन का गेन आया है इसके ऊपर 2/5 हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो 40,000 के ऊपर जैसे मैं 2/5 अगर अप्लाई करूं तो बताओ मेरे बांगड़ू कितना आएगा, तो 5, 8, 8 2 जा 16, तो 16,000 का गेन आएगा श्याम के नाम का, क्योंकि उन्होंने श्याम के नाम का पूछा है। और करेक्ट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, तो ऑब्वियसली 1,60,000 में 40,000 ऐड करके 2 लाख रुपए बनेगा। तो सी पार्ट अपना आंसर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा आपको, जो क्योंकि एक ऑप्शन उन्होंने वो भी दिया हुआ है डी पार्ट क्या दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन का गेन 40,000,
तो बहुत से बच्चे यही लगा देते हैं, मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू क्वेश्चन जाल वाले होते हैं, जाल में फंसना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। आपको सिर्फ शाम का शेयर बताना है रिवैल्यूएशन गेन में, तो शाम का शेयर भी लगाना है आपको, तो अकॉर्डिंगली सी पार्ट आपका आंसर होगा मेरे बाबू प्यारे प्यारे। तो इसी के साथ में ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जहां क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक ये एंट्री दी हुई है, ये एंट्री किस चीज की है, किस चीज की है, तो देखिए ये है फोरफीचर की एंट्री, फोरफीचर के अंदर नजर भी आ रहा है। अब सबसे पहले तो आपके फोरफीचर के कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, जहां फोरफीचर के कंसेप्ट क्या होते हैं कि भाई शेयर कैपिटल डेबिट होता है, कितने से डेबिट होता है मेरे बाबू, तो शेयर कैपिटल हम उतने से डेबिट करते हैं जितना पैसा मांगा गया हो। तो जितना भी पैसा आपने मांगा है, जितना भी पैसा आपने कॉल्ड अप किया है, मांगा है शेयर होल्डर से, तो उतने से आप डेबिट करते हैं। अगली बात, शेयर फॉरफिटेड में कितना लिखते हैं, तो शेयर फॉरफिटेड में जितना भी शेयर होल्डर ने पे किया है उतना लिखते हैं। शेयर अलॉटमेंट यानी कॉल वाले अकाउंट में कितना लिखते हैं, तो जितना भी उसने पे नहीं किया है हम वो लिख देते हैं। तो देखिए आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में तीन चीजें ही ढूंढनी है, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता करनी है कि कितना पैसा मांगा, उसमें से कितना पैसा पे किया और कितना पैसा पे नहीं किया है। तो ये चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी पड़ेंगी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर बताया है कि ये जो मोहित नाम का शेयर होल्डर, इसने अप्लाई तो किया था 900 शेयर के लिए, लेकिन मिले नहीं होंगे इसे 900 शेयर, क्योंकि इसे प्रोराटा बेसिस पे 3:2 के रेशो में अलॉटमेंट हुई है। तो सबसे पहले आप यही बेसिक सी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या जी क्या, कि भैया इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया, तो इसने अप्लाई किया है 900 शेयर के लिए। इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, इसने अप्लाई किया 900 शेयर्स के लिए। इसे अलॉट कितने हुए होंगे, इसे मिले कितने होंगे, तो भाई ये कैलकुलेट करने के लिए तो आपको रेशो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रेशो है आपका 3:2। कैसे करते हैं हम इस तरह की कैलकुलेशन, तो एक लाइन बोला करते हैं हम, जहां हो उससे डिवाइड करो, जहां पहुंचना है जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो जो जहां हो उससे डिवाइड करो, यानी भाई आप फिलहाल अप्लाइड पे हो तो 3 से डिवाइड करोगे, आप कहां हो, आपको अप्लाइड शेयर्स गिवन है, आप अप्लाइड शेयर्स पे हो तो आप 3 से डिवाइड करोगे, और जो निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट अलॉटेड शेयर, तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो 900 को 3 से मैं डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस तरह से 600 शेयर्स मेरे निकल के आ जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया कि मोहित ने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए और मोहित को मिले तो होंगे सिर्फ 600 शेयर्स। और ऑब्वियस ही बात है कि हम छीनेंगे कितने, भाई जिसको जितना दिया होगा उतना ही तो छीनेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि दिया कितना वो छीना कितना, नहीं नहीं नहीं। मोहित ने माना अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, लेकिन उसको दिए तो थे 600 शेयर्स, तो फॉरफिट भी कितने होंगे, 600 शेयर्स, जिसमें से बताया हुआ है कि भाई उसने पे कर दिया है, ये जो 3 रुपए एप्लीकेशन का है वो तो पे कर दिया है, 3 रुपए एप्लीकेशन का है पे कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट का आगे चलकर 5 रुपए वो पे नहीं कर पाया, और आगे चलकर ये 2 रुपए की कॉल तो बना ही नहीं गई। तो देखिए एक शेयर होता है आमतौर पर 10 रुपए का, यहां पर भी है 10 रुपए का, 10 में से 2 की तो कॉल ही नहीं बनाई, 2 रुपए की तो कॉल ही नहीं बनी, तो 10 में से 2 रुपए की बात तो वहीं खत्म हो जाती है। मांगा कितना, 8 रुपए, 8 में से उसने कितना पे किया, 3 रुपए, कितना पे नहीं किया, 5 रुपए। तो क्वेश्चन की कहानी यह है कि मांगे कितने, 8 रुपए, उसमें से उसने पे कितने किए, 3 रुपए, कितना पे नहीं किया, तो 5 रुपए पे नहीं किए। ठीक है जी, ओके। तो 8 में से 3 पे कर दिए ना, ठीक है, ओके, कर दिए। तो जो पे कर देता है वो शेयर फॉरफिटेड में दिखाते हैं, जितना मांगता है वो शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितना आएगा, तो शेयर कैपिटल में तो आएगा मेरे बाबू 600 शेयर्स के हिसाब से, 600 शेयर्स के हिसाब से जितना पैसा मांगा कितना, 8 रुपए। तो 6 into 8 48, तो 4800। अब 4800 यहां भी नजर आ रहा है, 4800 यहां भी नजर आ रहा है, तो बी या सी आपका आंसर हो सकता है। आगे जानने के लिए अगली अमाउंट पता कर लेते हैं, शेयर फॉरफिटेड, जिसके लिए आपको पता करना है कितना पैसा पे किया। अब कितना पैसा पे किया, उसने 3 रुपए पे किए, 3 रुपए पे किए, लेकिन 3 रुपए जो उसने पे किए हैं वो एप्लीकेशन की कॉल के किए हैं, और एप्लीकेशन की कॉल जो उसने पे की होगी वो अपने अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से की होगी। सुनना जरा ध्यान से, समझना जरा आराम से, कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन की कॉल पे की है, और एप्लीकेशन की कॉल तो उसने अपने अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से पे की होगी। तो शेयर फॉरफिटेड के अंदर तो जो हम कंसीडर करेंगे 900 शेयर्स के हिसाब से कंसीडर करेंगे, और 3 रुपए उसने पे किए हैं, तो यहां पर तो आएगा मेरे बाबू 9 into 3 2700, तो 2700 ये वाला मुझे मिल गया है। तो यही पार्ट मेरा आंसर हो जाएगा। इवन जेड की अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन में होता है पूरा क्यों क्वेश्चन सोल्व करें जब पहले ही मुझे आंसर मिल गया है। तो डन जी डन, हो गई हमारी बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फाइनली मांग क्या रहे हैं, सबसे पहले बात करूंगा फाइनली मांग क्या रहे हैं। तो देखिए अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट मांग रहे हैं। अब देखिए अगर किसी को नहीं भी आती ना कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी,
है, नहीं की हमने पढ़ाई, नहीं आती हमें, तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी के अभी सीख लो, बात खत्म, अभी कर दो। तो किसी चीज का इंतजार ना करें, एक दिन का इंतजार ना करें कि एक दिन आएगा जब पढ़ाई करेंगे, आज जब ये नहीं आता तो छोड़ देते हैं इसको, तो छोड़े नहीं, धीरे धीरे चीजों को चुन चुन के पकड़ पकड़ के करते रहिए, कंसेप्ट बनाते रहिए। तो आज तक अगर पढ़ाई में कमी रही है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाँ जो बात है वो हाथ में है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी बात हाथ में है, तो देखते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए, सारी चीजें कवर जरूर हो जाएंगी। तो आओ जरा करते हैं कैपिटल रिजर्व की अमाउंट। तो ये कैसे निकलती है कैपिटल रिजर्व की अमाउंट, तो आपको पता लगाना होता है कि भाई एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जब आपने शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल किए थे उस दौरान प्रॉफिट कितना हुआ होगा, और रीइश्यू के दौरान लॉस कितना हुआ था। अब फॉरफीचर के दौरान प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो उतना प्रॉफिट हुआ होगा जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया होगा और हमने जब्त कर लिया होगा। यानी इन शॉर्ट प्रॉफिट की अमाउंट निकालने के लिए आप ये पता करते हो कि शेयर होल्डर ने भैया पे कितना किया है, जितना मांगा गया उसमें से पे कितना किया है, जितना पे किया है उतना ही प्रॉफिट हुआ है। रीइश्यू पे नुकसान के लिए आप क्या करते हो, तो कुछ नहीं, आप ये पता लगाते हो कि वो जो शेयर है वो कितने का शेयर है और कितने में रीइश्यू हुआ। अगर कम में रीइश्यू हुआ होगा तो भाई डिफरेंस अमाउंट आपका लॉस हो जाएगी। क्या मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन की मदद से पकड़ जाते हैं बातों को, क्वेश्चन की मदद से। तो देखिए सबसे पहली बात मैं करूंगा कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए 6000 शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो, 6000 शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो, और जिस पर उसने सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन का जो पैसा था वो पे कर दिया। तो देखो पे कितना किया वो तो आपको पता लग गया कि उसने 3 रुपए की कॉल पे की है। क्या पे किया है उसने, 3 रुपए पे किए हैं, ठीक है जी ओके। और आगे अगर मैं बात करूं ये लॉस, तो देखो लॉस की अमाउंट पता कर लगेगी आपको रीइश्यू वाली लाइन से, लॉस की अमाउंट आपको पता लगेगी रीइश्यू वाली लाइन से, जहां रीइश्यू वाली लाइन में लिखा है कि आपने वो जो शेयर रीइश्यू किया है वो 12 रुपए पे किया है। शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो बताओ मेरे बाबू 10 का शेयर आप 12 में बेच रहे हो, 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12, 10 की चीज आप 12 में बेच रहे हो, तो आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान थोड़ी ना भाई, 10 की चीज को 10 से कम में अगर बेचें तो नुकसान होगा। 10 की चीज अगर 10 से कम में बेचें तो नुकसान होगा, है तो 12 में बेच रहे हैं तो यहां तो लॉस हुआ ही नहीं है आपको, यहां कहां लॉस हुआ है। तो लॉस की जगह पर तो सीधा सीधा 0 लिख देंगे हम, लॉस हुआ ही नहीं है हमें। 10 की चीज को अगर आप 8 में बेचते तो 2 रुपए का नुकसान होता, 9 में बेचते 1 रुपए का नुकसान होता, बट अभी तो नुकसान ही नहीं हो रहा, तो लॉस की जगह 0 लिख दिया आपने। अगली बात देखो, माना 6000 शेयर आपने कैंसिल किए हैं, लेकिन भैया आपने रीइश्यू तो सिर्फ 4000 ही किए हैं ना, तो अभी के लिए आप जो भी कर्मकांड करने वाले हो वो सिर्फ 4000 शेयर्स के हिसाब से ही करोगे। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आप सिर्फ 4000 शेयर के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करोगे। तो जो प्रॉफिट भी आप काउंट करोगे वो 4000 शेयर्स के हिसाब से ही काउंट करोगे, जहां 4000 इंटू 3 उसने कितना पे किया, 12000 रुपए पे किए। अगर कोई लॉस होता तो भैया यहां लिख देते, अब है नहीं तो 0 ही लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकाल ली हम लोगों ने 12000, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कोई चीज नहीं भी आती है तो साथ की साथ सीख कर उसको तभी के तभी होल्ड इट, खत्म तभी के तभी करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने कोई लोन लिया है, कितने का लिया है जी, 80 लाख रुपए का। कितने का लोन लिया है, 80 लाख रुपए का, और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर कोई लैंड एंड बिल्डिंग रखा दी है। हालांकि इस लोन के बदले में फर्दर दोबारा से कोई सिक्योरिटी रखाई है हमने 40,000 नंबर ऑफ डिबेंचर की। उम्मीद करता हूं याद होगा आपको, टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, जहां अक्सर कई बार हम बैंक को बोल देते हैं कि हाँ चिंता ना करिए, आपके लोन पे कोई डिफॉल्ट नहीं करेंगे हम, और अगर डिफॉल्ट किया तो हम आपको फ्री में डिबेंचर दे देंगे, कोई चिंता ना करिए आप, बिल्कुल भी किसी बात की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कुल मिला के लोन पे कोई डिफॉल्ट नहीं करेंगे हम, और अगर डिफॉल्ट किया तो हम फ्री में डिबेंचर दे देंगे। तो ये जो फ्री में डिबेंचर देने का वादा कर रहे हैं यही होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो देखो हमने लोन लेने के बदले में लैंड एंड बिल्डिंग तो गिरवी रखा ही है, सिक्योरिटी पे रखाया ही है, साथ में ये 40,000 डिबेंचर इशू करने का वादा भी कर दिया है। कब, 1 अप्रैल 2019 को। देन इसके बाद में 31 मार्च 2024 को जो वादा किया था नहीं निभा पाए और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, रिपेमेंट वो नहीं कर पाई, और जब जो वादा किया था वो नहीं निभा पाए तो अब अपना ओरिजिनल वादा निभाना पड़ेगा। यानी आपने कहा था हम फ्री में डिबेंचर देंगे, तो भैया 2 डिबेंचर करो, डिबेंचर इशू। तो लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंटली आपको 1 अप्रैल 2024 पर, 1 अप्रैल 2024 पे पहली बात तो आपकी लैंड बिल्डिंग गई, वो बेच दी गई, वो टेकन ओवर कर ली बैंक ने, और बेच भी दी है 70 लाख में, ठीक है जी। और जो बैलेंस अमाउंट के थे वो डिबेंचर वो भी मार्केट के अंदर सेल कर दिए गए। कब से, यानी कि बैंक को मिल गए 1 मई 2024 को। तो मेन मुद्दे की बात कि भाई यहां हमें तो डिबेंचर के रेस्पेक्ट में जवाब देना है,
तो डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो 1 मई 2024 को किए हैं। तो बोल रहे हैं कौन सी डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वो है कौन सी डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत में तो हमने लोन लिया था अप्रैल 2019 में, तब कोई बात नहीं है, तब तो हमने वादा ही तो किया था। वो वादा तोड़ा कब, 31 मार्च 2024 पे, लेकिन वादा तोड़ा ही तो था। फाइनली हमने डिबेंचर इशू कब किए हैं, तो डिबेंचर इशू किए 1 मई 2024 को। तो इंटरेस्ट भी कब से लगना शुरू होगा, 1 मई 2024 से। तो डी पार्ट हमारा आंसर रहेगा 1 मई 2024। ऐसे करके बातें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10 का दम है ना। तो रामा एक पार्टनर है, मशीन को टुक ओवर कर रहे हैं, 50,000 की मशीन है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। यानी यहां बातें चल रही हैं पार्टनर लोन की। अब देखिए डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग में जितने भी एसेट, जितने भी लायबिलिटी, सबको उठा के हम रियलाइजेशन में लिख देते हैं, डाल देते हैं। लेकिन सारी चीजों को हम लिख देते हैं, लेकिन पार्टनर लोन को नहीं। तो देखिए आमतौर पर तो क्या होता है, पार्टनर लोन को हम पे करते हैं। आमतौर पर तो क्या होता है, पार्टनर लोन को हम पे करते हैं। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम लिखते हैं। तो आमतौर पर तो क्या होता है, पार्टनर लोन को हम पे करते हैं, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर रमा जो पार्टनर था, ठीक है जी, उसने अपने लोन कितने का है, 60,000 का, उसके बदले में 50,000 की मशीनरी ले ली है, और वो भी फुल सेटलमेंट में। ठीक है जी, तो कितने का लोन था, 60,000 का लोन था। तो पार्टनर लोन डेबिट होगा 60,000 से। कितने की उसने मशीन ले ली। अब देखिए पे तो कर नहीं रहे हैं, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। बैंक अकाउंट की जगह क्या होगा, वो उसने क्या लिया, उसने मशीन ली, तो क्या मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा। जवाब है ना, माना उसने मशीन ली है, लेकिन मशीन तो रियलाइजेशन में चली गई ना, तो मशीन की जगह पर आपको रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। मशीन की जगह पर आपको रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। वो कितने की मशीन ली है उसने, तो उसने ले ली है जी हमारी 50,000 की मशीन। तो टेक्निकली यहां पर 50,000 आना चाहिए। लेकिन जरा खुद सोच के देखें भाई, 60,000 की लायबिलिटी को आप, यू आर द फर्म, 60,000 की लायबिलिटी को आप 50,000 में निपटा रहे हैं, तो यहां आपको 10,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये प्रॉफिट भी आपको कहां लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एडिशनली प्रॉफिट भी आपका ऐड हो जाएगा, जो कि है 10,000 रुपए का। तो इन शॉर्ट रियलाइजेशन की अमाउंट भी आपकी 60,000 ही बन जाएगी। तो जो पार्टनर लोन की अमाउंट है 60,000, वो ही सेम आपकी अल्टीमेटली रियलाइजेशन में चली जाएगी। लेकिन इसमें 50,000 मशीन के नाम के हैं और 10,000 ट्रांजैक्शन गेन के नाम के हैं, फायदे के नाम के हैं। तो तब जाके टोटल 60,000 बन रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट का क्या होने वाला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट भैया सब नजर आ रहा है हमें, क्रेडिट होने वाला है। कितने से क्रेडिट होने वाला है, 60,000 से क्रेडिट होने वाला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से होगा, तो ए पार्ट अपना आंसर। तो खैर इसी के साथ में मेरी बात होती है फिलहाल अभी की खत्म। ऐसी और 10 का दम देखने के लिए, 10 एमसीक्यूज की सीरीज को और ज्यादा आगे कवर करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बांगड़ू नालायक को चैनल सब्सक्राइब करें। और जल्द ही ये 10 का दम, 10 एमसीक्यू एक बार फिर लेके प्रस्तुत होऊंगा मैं। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें अपना का भी और अपनों का भी।